ऐसा लिखा है। और प्रिज्म का ऐसा शेप होता है बेटा, ये हट टाइप का शेप, ठीक है। ये कैसा शेप है बेटा? हट, झोपड़ी, झोपड़ी जिसको बोलते हैं ना, हट शेप। कुछ ऐसा बेटा, कुछ इस तरह का शेप है ये वाला जो है सामने वाला पोर्शन है इसका, ठीक है। ये सामने वाला पोर्शन मतलब ऐसा है, ठीक है। ये सामने वाला पोर्शन ऐसा है, इसका मतलब ये पीछे की तरफ भी है ऐसा है, ये हट टाइप का होता है, ठीक है। झोपड़ी जिसको बोलते हैं, ऐसा घर होता है बेटा, इस तरह का घर होता है, ऐसा बहुत लोगों का घर होता है, ठीक है। मान लो घर है किसी का, अब इसको कट कर दो, यहां से इसको कट कर दो, इसको कट कर दोगे बेटा तो क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यही हो गया प्रिज्म। अब इस हट का ये एक सरफेस हो गया, अब एक सरफेस बेटा इधर होगा कुछ ऐसा पीछे साइड में, ये वाला सरफेस होगा, ठीक है। तो एक सरफेस कुछ ऐसा है सामने, और एक सरफेस ये पीछे की तरफ, ठीक है। ये एक सरफेस होगा बेटा, एक सरफेस पीछे होगा, झोपड़ी, झोपड़ी का दो साइड होता है। तो ये जो एक फेस हुआ, ये फेस, इस पे रेज एक बार एंटर करेंगे और रिफ्रैक्ट होंगे, फिर अंदर ही अंदर फिर आते हुए फिर इधर से निकलेंगे, रिफ्रैक्ट होंगे बेटा। तो ये जो सामने वाला फेस है ना, जैसे ये हमारा हेड है, ठीक है बेटा, ये सामने वाला, सामने से देखो कैसा दिखेगा? ट्रायंगल दिखेगा बेटा, एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा। तो हम लोग आमतौर पर प्रिज्म को ऐसा दिखा देते हैं। और ये किस चीज का बना हुआ होता है बेटा? आमतौर पे ये ग्लास का या कोई भी जेली टाइप का मटेरियल बना। नॉर्मली हम लोग का जो लैब में होता है वो बेटा फाइबर ग्लास वगैरह होते हैं, इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक पहला नंबर पे ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, और इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन है? एक सरफेस ये और एक सरफेस ये पीछे वाला, ये वाला सरफेस, ठीक है। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। ये दोनों पैरेलल नहीं है, दिख ही रहा बेटा, पैरेलल नहीं है, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। ये सरफेस ये हो गया, ये सरफेस ये हो गया, ये दोनों सरफेस, ठीक है बेटा। ये पैरेलल नहीं है, इंक्लाइन टू ईच अदर है, ठीक है, सर्टेन एंगल, सो दैट यहां सामने से देखो तो ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया प्रिज्म। अब देखिए इसमें आगे भी कुछ बातें करते हैं हम। देखो बेटा इसमें दो ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, एक तो आपका ए बी सी है, एक पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ही ट्रायंगल आइडेंटिकल हैं और तीन पैरेललोग्राम है, ए पी आर सी ए, एक पैरेललोग्राम हो गया, एक हो गया ए पी क्यू बी ए, एक दूसरा पैरेललोग्राम हो गया, और एक तीसरा नीचे जो बेसमेंट में है बी क्यू आर सी और बी। तो तीन यहाँ पे पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि कुछ टाइप्स के प्रिज्म्स होते हैं। देखो बेटा ये जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है ना, एबीसी ट्रायंगल, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ये ट्रायंगल बेटा कुछ ऐसा है, ठीक है, एबीसी। ये फ्रंट वाला ट्रायंगल भी आमतौर पर हम दिखाते हैं डायग्राम में। ये ट्रायंगल बेटा कोई भी टाइप का हो सकता है, स्केलन ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है बेटा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, स्केलन ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है ये, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की अलग अलग वैरायटी हो सकती है किसी भी प्रिज्म में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं अलग अलग टाइप के जो ट्रायंगल्स से बना हुआ जो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला जो प्रिज्म है उसका क्या क्या यूज है और कैसा होता है, वो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे देखो बेटा, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग अलग अलग केसेस को देखते हैं अगर, ठीक है। सपोज दैट एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। आप अगर यहां से कोई रे अगर भेजते हैं तो होता क्या है, अगर ये 90 पे जा रहा होता है ना,
तो यहाँ बेटा ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो ऐसे ही निकल जाएगा। आपको पता है कि जो अगर आप नॉर्मल ऐसे भेजते हैं रेस को तो ये सीधा ही चला जाता है, इसका बेंडिंग नहीं होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो ऐसे नॉर्मल आके सीधा ही चला गया। लेकिन इस सरफेस पे आने के बाद में क्या होता है ना बेटा, यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हमारा मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। तो वहां पे रेज जो है बेटा ये बाहर नहीं निकलेगी, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हो करके बेटा अंदर ही अंदर फिर ये ऐसे करके निकल जाता है बेटा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ टोटल इंटरनल EIR हो गया बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, EIR हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है बेटा, जैसा आते समय वैसा जाते समय। मतलब रेस को अगर आप इधर से सेंड कर रहे हैं तो ऐसे आया, अगर इधर से सेंड करेंगे तो ऐसे जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप सोचो बेटा यहाँ पे कोई एक आदमी होता, सपोज एक आदमी यहाँ खड़ा होता है ऐसा, ठीक है बेटा, और एक रे उसके पैर से ऐसे जा रही होती है, एक रे उसके सर से ऐसे निकल रही होती, मान लो दो रे हम कंसीडर, तो बहुत सारे रेज हो सकते हैं बट दो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है उसके सर वाला है बेटा। तो यहाँ पे अगर कोई मिरर हम यहाँ रख दें मिरर, तो उसका सर बेटा यहाँ आ जाएगा और पैर जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसका इमेज बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका इमेज इस मिरर में यहाँ पे बन जाएगा, ऐसा ही है ना, मिरर इमेज है तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक एप्लीकेशन। आपने किसी परपेंडिकुलर या बेस वाली लाइन से आप रेज को सेंड कर रहे थे, ये कैसा ट्रायंगल है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद देखिए, अगर मान लो बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के आप इसका जो हाइपोटेन्यूस है उसके तहत आप भेज रहे हैं, हाइपोटेन्यूस से भेज रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, अगर आप ऐसे भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ तो कोई बेंडिंग होगी नहीं, यहाँ पर भी रेज बेटा ऐसे इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो वैल्यू है आयत आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये ग्रेटर देन हो जाता है थीटा सी से, है ना, ये आई है बेटा, तो ये भी आई हो जाएगा, आई जो है ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी क्या है बेटा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने पे क्या होता है, रेज बाहर नहीं निकलेगी, इसी मीडियम में आई, इसी में रिफ्लेक्ट हो गई बेटा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे फिर उसी तरह से होगा कि ये रेज जो है यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये रेज ऐसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये ठीक नॉर्मली ऐसे नॉर्मल इंटर हुई थी, नॉर्मली वापस आ गई। तो देखो बेटा, इस केस में रेज जो गई थी, इसमें क्या हुआ था कि जो रेज का जो इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, ये रेज ऐसे जा रही थी, फाइनली ऐसे गई, तो ये एंगल कितना बन गया था बेटा, 90 का, है ना। बोलिए, यहाँ पे रेज ऐसे जा रहे हैं, वापस ऐसे जा रहे थे, वापस आई ऐसे, एंगल कितना बन गया बेटा, ये जो एंगल बना दोनों में, दोनों रेज को मिला दीजिए, कितना बना, ये इधर जा रहा था, वापस ही आते समय इधर, तो ये कितने का एंगल बन गया बेटा, ये 180 डिग्री का एंगल बन गया, इंसिडेंस एंड एमरजेंट एंगल जो रेज इमरजेंट मतलब जो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर कोई आदमी होता ऐसे, यहाँ पे खड़ा होता, सपोज अब हम इसकी इमेज की डिस्कशन कर रहे हैं, अगर कोई आदमी ऐसे ही खड़ा होता तो इसके सर से एक रे ऐसे जा रही होती, तो ये रे भी ऐसे ही इस तरह से आती है। ठीक है बेटा, और फिर ऐसे चले जाते, तो उसका सर यहाँ पर पड़ता, पैर इधर की तरफ पड़ते बेटा, तो क्या उल्टा इमेज बन जाता बेटा, ये रेज ऐसे अगर आ रहे हैं तो गोली कर, ठीक है, इस केस में इमेज को एक इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर दो पैरेलल लाइंस ऐसे हैं, ओके, पैरेलल ट्रायंगल्स हैं इस तरह से, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो बेटा कुछ ऐसा सिचुएशन है,
ऐसे आइडेंटिकल ट्रायंगल्स हैं, आइडेंटिकल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, अब मान लीजिए यहां से कोई रे ऐसे एंटर करवा रहे हैं, तो होगा क्या बेटा, यहां पे इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां से आप एंट्री करवा रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे बेटा रिफ्लेक्शन हो जाएगा पहले में ऐसे, और एंटर इसमें 90 पे ऐसे किया, यहाँ पर भी निकल रहा था, यहाँ एंट्री 90 पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 90 पे होगा तो क्या होगा बेटा, ये अंदर चला जाएगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा बेटा, तो ये सीधा यहाँ से निकलेगा ऐसे, समझ में आया बात। इसका भी यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये आई जो है ये क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा रहता है, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये क्रिटिकल लेवल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा है टी और यहाँ भी बेटा टी हो रहा है, ठीक है, दोनों जगह, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता है बेटा, ठीक है। आइडेंटिकल राइट एंगल इन्वर्टेड तरीके से अगर एक के बाद बगल में एक रखते हुए हैं तो ऐसा होता है। अब इसमें देखो बेटा, रेज जो हैं ये क्या है, ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है। क्या दोनों में डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आया, और ये भी अपराइट जा रहा था, ये भी अपराइट जा रहा था, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0, ओके। तो ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पे पैरेलल है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट, और एंगल कितना बेटा, दोनों में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। और खास बात क्या है, अगर सपोज वैसे एक इमेज की हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो अगर एक इमेज की बात करें, मान लो एक रे ऐसे गई, ठीक है, इसका सर यहाँ पे था बेटा, पैर यहाँ पे था, एक आदमी था ऐसे, ठीक है, तो ये अगेन ऐसे जाएगा ऐसे करके बेटा, ठीक है। तो ये जो जा रहा है ये पैर वाला लाइन है, ठीक है, पैर इसका यहाँ आ जाएगा बेटा और सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा जिस तरह से यहाँ पे था कंडीशन वैसा यहाँ पे, इमेज देखो बेटा यहाँ उल्टा नहीं हुआ है, ठीक है, इमेज नो चेंज इन इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं है, नॉट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं है इमेज, ठीक है, ठीक है, इमेज इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा, एक और केस लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लो बेटा एक ट्रायंगल ऐसा ले लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बेटा, एक रे अगर ऐसे आप लेते हो स्ट्रेट तो यहाँ एंटर कर जाएगा और उसके बाद यहाँ से ऐसे बेस के पैरेलल हो जाएगा बेटा, और इधर से बाहर आ जाएगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फर्स्ट वाला डायग्राम, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं, आप सेकंड वाला डायग्राम देखो जो बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, है ना। एक और ले लिया जाए अगर रे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, इसका सिचुएशन कुछ ऐसा है ना। अगर एक आदमी यहाँ पे है मान लीजिए, तो सर वाला लाइन ये जा रहा है बेटा, ये सर वाला लाइन है, यहाँ पे सर बन जाएगा उसका, तो कुछ ऐसा बन जाएगा इसका इमेज, ठीक है। देखो बेटा इमेज कैसा हो गया, अभी सर यहाँ पर लेफ्ट में था, इधर की तरफ हो गया, राइट हो गया, सर जो है बेटा राइट में हो गया, है ना। तो इमेज में यहाँ चेंजिंग आया, है ना, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में हो गया, ठीक है। तो इमेज को कह सकते हैं कि उल्टा हो गया, ऐसा कह सकते हैं। जैसे अगर सीधा होता ये अपराइट होता तो डाउनवर्ड हो जाता, है ना। तो इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया, इमेज कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और क्या ऐसा हो गया, और क्या बात है बेटा, देखो
ये है आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है बेटा, ये इधर से जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे। दोनों के बीच में एंगल कितना, देखो बेटा, ये ऊपर जा रहा था ऐसे सुन के, नीचे जा रहा था, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180, है ना। तो ये ऊपर जा रहा था बेटा और आम इधर से नीचे आ रहा था, तो ये कितना हो गया, 180 बन गया एंगल, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम लोग कुछ और बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बेसिक डिस्कशन। प्रिज्म के बारे में बेसिक डिस्कशन, ओके। देखो बेटा, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है, ABC मान लीजिए, ठीक है। अगेन मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, ये बेटा ऐसा नहीं होता, ये सामने वाला व्यू है, फ्रंट व्यू है, ठीक है, जो कि एक ट्रायंगल जैसा होता है, लेकिन प्रिज्म ट्रायंगल नहीं होता है, प्रिज्म हार्ट शेप का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो बेटा, जो ये जो एंगल है ना, ये एंगल है दोनों, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB है, एक है सरफेस AC, दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है इसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, समझ गए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो दूसरी चीज ये, थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। दूसरी चीज क्या है, देखिए, ठीक है बेटा, ये है ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लो बेटा कोई एक रे आपने ऐसे सेंड किया, यहां पे आप नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ ये बैठ कर जाएगा बेटा कुछ ऐसे, और यहां से बेटा दूसरा हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। क्या होगा, ये हो जाएगा I, ये R1 हो गया बेटा, पहली बार रिफ्रैक्शन होगा, ये हो जाएगा बेटा R2, और ये है बेटा E हम मतलब इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कह सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, ये पहली बार रिफ्रैक्शन का R1 हो गया एंगल, और ये दूसरी बार यहां से जा रहा है इंसिडेंस हो रहा है, उसको R2 नाम दे दिया गया, ठीक है। और इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं, सुविधा होगा हमें, इसका नाम बेटा मान लो D है और इस पॉइंट का नाम है D और D, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मिला दो, ये दोनों, ये क्या है बेटा नॉर्मल है, किस पे नॉर्मल है, ये एंगल एक्चुअली 90 है ना, तो ये बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, सपोज ये दोनों यहां मिल रहा है बेटा, इसका नाम दे दिया F, ABCDEF, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको मालूम है दो लाइनें, एक लाइन मान लो बेटा ऐसा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहां देखना एक लाइन ऐसे है, ये वाला लाइन डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, और ये लाइन ये हमारा रे ऐसे जा रहा है। तो ये एंगल अगर I हो बेटा, मान लो I है, तो ये कितना होगा, क्या ये भी I हो जाएगा, बोलिए। यहां पे क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, तो ये हो गया बेटा इधर जाने वाला, इधर जा रहा था, देखो बेटा इधर इधर की तरफ ऐसे जा रहा था ये, ठीक है। इनिशियल डायरेक्शन ये हो गया, ऐसे जो जा रहा था, फाइनल डायरेक्शन बेटा ये है, ठीक है। तो ये इनिशियल और ये वाला लाइन फाइनल वाला डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना बेटा, ये एंगल है इनिशियल और फाइनल के बीच में, इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा। डेल्टा क्या है बेटा, डेल्टा है डेविएशन, ओके बेटा, ये है डेविएशन,
ठीक है, एंगुलर डेविएशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं डेविएशन। चलिए ठीक है, इसको अभी फिलहाल ऐसे लिख दे रहे हैं, ये होता है बेटा डेविएशन। ठीक है, डेविएशन हुआ। अब देखो यहाँ पे बेटा ये लाइन ऐसे जा रहा है और ये लाइन ऐसे, ये एंगल बेटा आई है, तो क्या ये पूरा एंगल जो है हमारा आई हो जाएगा बेटा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा, ये एंगल क्या, ये पूरे में से ये कितना माइनस कर देंगे r1, यहाँ से आगे तो r1 है ना, तो ये पूरा i है, ये i है बेटा, और यहाँ तक सिर्फ r1 है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, क्या ये i माइनस r1 हो जाएगा, बोलिए। ठीक है बेटा, इसी तरह से देखो बेटा, ये समझ में आया, ये है बेटा i, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों ऐसे क्रॉस किए हुए हैं, तो ये अगर i है तो ये भी i हो जाएगा ना, ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल पोलरिटी में, तो ये एंगल i हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक तो r है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, i माइनस r। ठीक है, r1 है यहाँ, r नहीं r1। ठीक है, अब एक बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये अगर e है तो इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा एंगल है बेटा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल बेटा e है, तो सिर्फ इतना कितना होगा, ये पूरा e माइनस ये इतना r2, तो e माइनस r2 हो जाएगा क्या, e माइनस r2 हो गया बेटा, बोलिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें खास बात, अब देखो बेटा ऊपर जो एक ट्रायंगल बना हुआ है इसका नाम बेटा दे दो G, इस पॉइंट का नाम। ठीक है, अब देखना ये जो बेटा DG और E ट्रायंगल बना है, DGE ट्रायंगल को मैं क्या दिखा रहा हूं, ये ट्रायंगल है बेटा, ये। ठीक है, ये ट्रायंगल है G D और E, इसमें ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है आपको I माइनस R1, और ये एंगल कितना है, ये बेटा E माइनस R2, और ये है बेटा हमारा डेल्टा। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो डेल्टा बना हुआ है, क्या इस ट्रायंगल GDE का एक साइड DG को बढ़ाने के बाद बना हुआ है, तो ये डेल्टा क्या होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में 8 में। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है, मतलब ये इसके जस्ट बगल वाले को छोड़ दो तो ये दो एंगल मिले बेटा, इन दोनों के सम के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो गया बेटा एंगल दिस प्लस दिस, तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये डेल्टा इक्वल टू I प्लस माइनस लेंगे तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। समझ में आया बात, बोले, ये रियलाइज कर दिया थोड़ा सा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आ रहा बेटा वो रिजल्ट आ रहा है डेल्टा वाला। ठीक है, ये आ रहा हमारे पास, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आया वो हमारा ये रहा बेटा, डेल्टा इक्वल टू आ रहा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, कुछ ऐसा है बेटा। ठीक है, इसको हमने इरेज कर दिया। अब देखो बेटा, ठीक है, तो ऐसा रिजल्ट कुछ आ गया हमारे पास। अब देखिए आगे, अब ये जो हमारा देखना एक चीज बेटा, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा, ADFE और E, एक क्वाड्रिलेटरल मैं ड्रॉ करता हूं, A है यहां से बेटा, ये D है, ये वाला ये पॉइंट है, और E है यहाँ पे, और यहां से ये
ऐसे बनाना होगा ए बी, ये है एफ और ये है बेटा, ठीक है। तो ये इसमें खास बात क्या है बेटा, ये देखो ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन, क्या ये वाला ए से जो लाइन आ रहा है इसके ऊपर क्या 90 है बेटा, और ये भी लाइन जो ई एफ जो है ये भी क्या इसके ऊपर 90 है, ये देखो ये 90 है बेटा, ये भी 90 है। तो क्या ये वाला एंगल 90 हो गया बेटा, और ये एंगल भी 90 हो गया, देखना, ठीक है। अब देखो बेटा क्लास 10th में सर्कल वाले चैप्टर में आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे बेटा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये 90 90 अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अगर 90 90 मतलब एक पेयर के एंगल का अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा ये 90 90 अपोजिट एंगल्स हैं और इनका सम 180 हो रहा, इसका मतलब ये जो ए डी एफ ई ए जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये साइक्लिक है। अब देखो बेटा अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होगी वो इसमें वैलिड होगा। अच्छा अब प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ जो हमारे काम का है उसका हम इस बात करेंगे। यहाँ पे क्या है देखो बेटा, ये जो आपका प्रॉपर्टी एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक साइड को अगर आप बढ़ा दें, मान लो डीएफ को हमने बढ़ा दिया बेटा ऐसे, तो ये जो बाहर वाला एंगल बना बेटा, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला एंगल जो है इसके बगल को छोड़ दो तो इसके जस्ट ऑपोजिट इसके बगल वाला ये एंगल है बेटा, मान लो थीटा है, तो ये थीटा के बगल में ये वाला एंगल है, ये एंगल है, इस एंगल के ऑपोजिट जो एंगल है, इस एंगल के ऑपोजिट कौन सा है बेटा, एफ के ऑपोजिट एंगल ए है, उसके बराबर होगा, तो ये थीटा बेटा ए के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसी एक साइड को बढ़ा दो, हमने सपोज इसको बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बन गया थीटा नाम रख दिया, इसके बगल में जो है उसको छोड़ दो, इसके ऑपोजिट जो है उसको ले लो, उसकी साथ समझ में आया बात। तो थीटा इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है आपका, ये एंगल थीटा जो बना है बेटा ये ए के बराबर हो जाता है, यानी कि ये आपका जो एंगल है बेटा, ये एंगल आपका बेसिकली ये एंगल बेसिकली ठीक है। अब देखो बेटा इतना समझ आ गया। अब देखो बेटा इसको मैं रख रहा हूं। अब देखिए एक खास बात, खास बात ये है बेटा, देखो अब एक ट्रायंगल और हम ले रहे हैं, देखो ए ई बी ट्रायंगल ले लो बेटा, ए ई बी, ठीक है, कुछ ऐसा ये एंगल बेटा हमें ए मिला और ये था बेटा हमारा R1, देखो ए डी ई में ये R1 है और ए ई डी वाला R2 बेटा, ये एंगल है R2। तो ये जो ट्रायंगल है बेटा देखना, ये डी पॉइंट है, ये है ई पॉइंट और ये है मान लो ये इसका नाम हमने क्या दिया था बेटा, डी डी ई, इसका नाम हमने एफ दिया था, ये थीटा इक्वल टू एंगल ए के बराबर आ गया था, ठीक है। अब देखो बेटा ये पॉइंट एफ है, ये है थीटा इक्वल टू एंगल ए, ऐसे भी ए लिखो, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमने पहले भी बताया था किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को बढ़ा दो तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। मान इसके जब बगल वाले को छोड़ दो तो इसको छोड़ के बाकी दो एंगल है R1 R2 उसके सम के बराबर हो जाता है ये, यानी कि यही फिर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है बेटा, ये जो A है R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या, यानी कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। समझ में आया बात? तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं, अल्टीमेटली ये डेल्टा जो हो गया ये I प्लस E माइनस ए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी कीजिए, ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है वो है, इसके बाद जो है चलिए, तो आप आगे देखते हैं हम लोग एक सिचुएशन क्या हुआ, देखिए एक सिचुएशन है बेटा, एक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, या सिचुएशन कहेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है देखिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ, what should be the minimum value of refractive index of a prism refracting angle, यहाँ दिया हुआ बेटा A, so that there is no emergent ray irrespective of angle of the angle of incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन, एक तरह का, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, ओके। एक प्रिज्म है, ठीक है, इसका एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म, सो दैट देयर इज नो इमर्जेंट रे, कोई इमर्जेंट रे नहीं आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कुछ भी ले लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कुछ भी ले लो, और उसमें जो है आपको कुल मिलाकर के इमर्जेंट रे कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं हम उसमें, देखो बेटा, जैसे एक मान लीजिए एक ट्रायंगल है, वो कह रहे थे ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ए हमने डाल दिया, मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि सपोज दैट एंगल ऑफ इमर्जेंट, जो उसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी सो दैट देयर इज नो इमर्जेंट रे, ठीक है बेटा, इमर्जेंट रे कुछ नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए रे, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसा होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए बेटा, ऐसे निकलेगा तब ना कुछ होगा, अभी निकलना नहीं चाहिए कह रही है, तो निकलेगा नहीं तो जस्ट क्या सिचुएशन हो सकता है, ग्रेजिंग वाला ऐसा हो सकता है सिचुएशन की, इसी के अलावा आ जाए, उधर बिल्कुल ना निकले, या इसके इस तरह या इसके अंदर तक आ जाए, यही तो होना चाहिए, तभी तो नहीं निकलेगा, कोई इमर्जेंट रे नहीं होना चाहिए, ये ना। और यहाँ पे एक नॉर्मल लगा दीजिए बेटा, ये आपका कैसा हो गया, ये आपका E इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ये रे मान लीजिए इधर से आ रहा था बेटा कुछ ऐसे, तो क्या करिए 90 हुआ तो बेटा जो एंगल आपका यहाँ बना होगा, ये क्या थीटा सी हो गया होगा, ये R2 इक्वल टू क्या हो गया होगा बेटा, ये R2 एंगल होता था नॉर्मली, तो ये R2 एक्चुअली थीटा सी हो गया होगा बेटा, है ना। ये तो इसको R2 हमने कहा था, ये ऐसे मान लिया रहा था बेटा, है ना। और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे, ये था बेटा हमारा R1, ठीक है। और फिर देखो बेटा, अगर
मान लो ऐसे आपने भेजा था आई को आपने ऐसे किया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे कोई रे जो है बाहर नहीं निकल रहा, जस्ट स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा ऐसे करके आ गया, बिल्कुल ग्रेजिंग वाला एक्सपीरियंस, ठीक है। इधर अंदर कैसे आ जाए तो और अच्छा है, वो उधर की तरफ नहीं आना चाहिए कुल मिलाकर के, ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू जो है कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है बेटा। म्यू का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम अगर म्यू होगा बेटा तो क्या होगा, देखो बेटा म्यू करता क्या है, म्यू रे को बेंड करता है ना। तो अगर म्यू कम होगा तो बेंड भी कम से कम होगा ना, बेंडिंग भी कम से कम कराएगा। बात समझ आ रही, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम लोग सोचते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं पहले, ठीक है, क्या क्या हो सकता है देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो कि अगर आप एबी सरफेस की बात करो, हमें क्या निकालना है, म्यू का मिनिमम वैल्यू निकालना है, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन बन गया है, ठीक है, म्यू का मिनिमम वैल्यू। अब देखो क्या हो सकता है, देखिए हम लोग करेंगे क्या, किसी भी क्वेश्चन में बेटा जो जो चीज आप देखो, जो कुछ भी आप इसमें कर सकते हो पहले करो। मतलब स्नेल्स लॉ तो पक्का लगा सकते हैं, किसी भी रिफ्रैक्शन में आप लगाते रहो स्नेल्स लॉ, जहां जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा स्नेल्स लॉ लगा ही दो सबसे पहले, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे करते चले जाओ, जो कुछ को आप कर सकते हो करते चले जाओ, आप देखोगे कोई न कोई सोल्यूशन निकल के सामने आएगा, बात है समझ में। तो वैसे यहां भी ऐसा करेंगे, तो एट सरफेस AB, एट AB स्नेल्स लॉ लगा दो बेटा, क्या होगा लिख सकते हो, इधर तो एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा बेटा, तो 1 इनटू इस मीडियम का एंगल कितना है sin i इक्वल टू अंदर जा रहा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और sin r1 हो गया बेटा, ठीक है, sin r1 हो गया। अच्छा, इस r1 को आप चाहो तो r1 नाम लिख लो या सिंपली आप r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे r2 का नाम आप थीटा से बोल दिए हो तो r1 इक्वल टू हमको r है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, काहे को 1 2 का लगा पानी ऐसे लिखो, है ना। तो ये हो गया बेटा r, तो कितना हो गया बेटा sin i इक्वल टू म्यू इनटू sin r, कुछ ऐसा आ गया, चलिए ऐसा आया तो राइट, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए, अब आप जो है सरफेस 2 को ले लीजिए, यानी कि AC वाला सरफेस, एट AC, वहां भी देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो करो यहाँ पे अंदर से बाहर तक जा रहा है, तो म्यू अंदर का म्यू हो गया, साइन अंदर एंगल कितना बना बेटा थीटा c इक्वल टू r रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंगल 90 e इक्वल टू 90, ठीक है। तो म्यू इनटू sin थीटा c इक्वल टू 1 इनटू 1, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा म्यू इनटू sin थीटा c इक्वल टू 1 आ गया बेटा, यानी कि sin थीटा c इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा sin थीटा c इक्वल टू 1 बाय म्यू, या म्यू इक्वल टू सर जो अभी फिलहाल ऐसे जो हो सकता है लिखते चले, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा एक चीज और हो सकता है, r1 प्लस r2 इक्वल टू a होता था बेटा, r1 प्लस r2 इक्वल टू a होता था, अभी हो रहा था, तो r1 का मतलब यहां आ रहा है प्लस r2 का मतलब क्या बेटा थीटा c इक्वल टू a होना चाहिए, ठीक है, बोलिए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा म्यू को मिनिमम होना है, ठीक है, तो r को क्या होना पड़ेगा बेटा, म्यू को मिनिमम होना है तो r को क्या होना चाहिए, ठीक है। r कहां बेटा देखो, तो ये है r हमारा, है ना, ठीक है। तो अगर और r है क्या बेटा, ध्यान से सुनना, ये बेटा ये वाला एंगल है r नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल है बेटा। अगर
मिनिमम होगा, कम से कम होगा, तो जो एंगल होगा, ये जो बेंडिंग वाला एंगल होगा, ये क्या ज्यादा से ज्यादा होगा या कम से कम होगा, ये बताओ, बोलिए। ठीक है, अगर म्यू कह रहे हैं कि मिनिमम होना चाहिए म्यू, तो आर का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा बेटा, बोलिए। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो बेटा, म्यू क्या करता है बेटा, बेंड करवाता है। म्यू क्या करता है, बेंड करवाता है। कौन सा, रे को रिफ्रैक्शन के टाइम में जो नॉर्मल, अगर ज्यादा म्यू होगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा बेटा रेस। नॉर्मल की तरफ मुड़ने का मतलब क्या होगा बेटा, आर का वैल्यू कम या ज्यादा, देखो ऐसे मान लो कोई क्रिया ऐसे दे दो, यहाँ पे ये मान लो डेंसर मीडियम, तो ये डेंसर अगर है, ठीक है, तो ये जा रहा था ऐसे बेटा, तो अगर बहुत डेंसर होगा तो बहुत ज्यादा मुड़ जाएगा, यही तो हुआ आर हमारा। तो आर का वैल्यू क्या होगा बेटा, ज्यादा मुड़ेगा तो आर कम हो जाएगा ना, लेस होगा ना बेटा। अगर म्यू ज्यादा तो आर लेस, म्यू ज्यादा मोर, ठीक है, तो आर लेस आ रहा बेटा। उल्टा सोचो, म्यू को अगर मिनिमम होना है तो आर को मैक्सिमम होना पड़ेगा बेटा, म्यू को अगर मिनिमम होना है तो आर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे ही बेटा यहां पर क्या है, ये है आर बेटा, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो म्यू को मिनिमम होना है, फॉर मिनिमम म्यू आर क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम होना चाहिए, आर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आर मैक्सिमम कब होगा बेटा, अब देखो बेटा यही है आर हमारा। अब आप देखो चीज, देखना बेटा, ये ऐसे है, ये नॉर्मल है, ये जा रहा है, ये आई है, और इस तरह से बेटा ये आर बना। ठीक है, अब आप देखो ये सिचुएशन, ठीक है। अब ये आर को ज्यादा होना है, यानी कि जितना, अगर आप सोचो, अगर इसको अगर आप ऐसा करो, देखो बेटा एक सपोज ऐसा एक रॉड शेप है, ये रॉड है बेटा, तो इसको पकड़ो यहां से, इसको आर को उठाते जाओगे तो आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम होता जाएगा। इसको जैसे जैसे आर को बढ़ाओगे ये क्या होगा बेटा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो कुछ ऐसा और बड़ा हो जाएगा, आई और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, ज्यादा ज्यादा आई कहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। तो आर जो है ऐसा हो जाएगा, तो आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, बहुत बड़ा होगा तो आई ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बड़ा आर कितना हो सकता है, मैक्सिमम आर होगा तो आई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अरे इसको आप ऐसे करके कैसे बाहर का बेटा, ये रॉड है मान लो, यही है हमारा आर, ये हमारा आई है, आई क्या करेगा, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो अल्टीमेटली ये नीचे आएगा ना, ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, ज्यादा ज्यादा कितना हो जाएगा बेटा, ये 90 हो जाएगा, जब इतना आ जाएगा तो 90 हो जाएगा, और आर को जितना होना होगा वो सब हो जाएगा, वो मैक्सिमम होगा। समझे बात को। तो फॉर मैक्सिमम आर क्या होगा बेटा, एंड आई क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में 90 हो जाएगा। ठीक है, आर को आप मैक्सिमम ले रहे हो तो आई जो है 90 हो जाएगा बेटा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आर जब मैक्सिमम होगा तो आई 90 हो जाएगा। अब देखना बेटा फ्रॉम 1 साइन 90 हो गया ये, और ये म्यू अब मिनिमम है, क्योंकि जब ये 90 हो रहा है तो इसमें म्यू मिनिमम है बेटा, म्यू के लिए हम इसमें म्यू मिनिमम लिख रहे हैं, और ये साइन आर ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कितना हो गया बेटा, ये 1 हो गया, म्यू मिनिमम इनटू साइन आर। ठीक है,
तो अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली आ गया म्यू मिनिमम इक्वल टू 1/sin, म्यू मिनिमम इक्वल टू 1/sin r, कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है और आगे। ठीक है, ठीक है, अब r का भी तो हमें वैल्यू तो मालूम नहीं है। ओके ओके बेटा, तो अब आप ऐसा करो, म्यू साइन r म्यू इनटू साइन r इक्वल, चलिए थोड़ा सा मैं स्पेस बनाने के लिए इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग। चलिए यहां तक आ गया था बेटा, इसको रहने दीजिए, ये मान लीजिए 4 नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए तो क्या आता है आगे। अब देखो बेटा, हम लोग को पता है कि जो है r प्लस थीटा सी इक्वल टू ए है बाय 3, ये इक्वेशन ये वाली। ठीक है, r प्लस थीटा सी इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो r है ये बेटा मैक्सिमम होना चाहिए, ये तो हम लोग देखे थे r मैक्सिमम हो रहा था। ठीक है, और a तो बेटा ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, और थीटा सी भी मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, थीटा सी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा ये जो r2 है ना, ये थीटा सी था बेटा, ज्यादा से ज्यादा रेस ऐसे हो सकती हैं, और ऐसे होने पे जो इसका वैल्यू आ रहा है r2 का वही थीटा सी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रे ऐसे हो सकते हैं, तो थीटा का सी का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू थीटा सी ही होगा, यानी r2 का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू थीटा सी होगा, यानी ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम पे ये भी है, मैक्सिमम पे ये भी है, और ये कांस्टेंट है। अब दो चीजों का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और उनका सम एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे मान लो बेटा आपके पैसा प्लस आपके फ्रेंड का पैसा मिला करके मान लो 50 रुपया है, और दोनों के पास पैसे जो है मैक्सिमम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास कितना पैसा है और दोस्त के पास कितना पैसा, किसी के पास कम नहीं होना चाहिए, दोनों मैक्सिमम होना चाहिए। 25 रुपया हो गया। अगर मान लो आपके दोस्त के पास 24 रहेगा तब भी वो कहेगा यार मेरे पास कम है पैसे। तो अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट है और दोनों का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो बेटा जैसे r प्लस थीटा सी इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप मान लो r हो आपका फ्रेंड थीटा सी है। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और दोनों का सम a है। जैसे मान लो आप और आपके दोस्त के बारे में कहा कि 50 रुपए, दोनों के पास जो पैसे हो 50 रुपीज है बेटा। ठीक है, और दोनों के पास जो है मैक्सिमम पैसे होने चाहिए, यानी कि दोनों के पास इक्वल होने चाहिए ना। मान लो आपके पास 25 है, आपके दोस्त के पास 24 हो गया। ठीक है, आपके पास मान लो 25 है और आपके दोस्त के पास अगर 24 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, समय तो आपका 50 आएगा नहीं। एक के पास मान लीजिए ज्यादा है, एक के पास कम है तो दिक्कत है। तो एग्जैक्टली इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली मैक्सिमम होने के लिए इक्वल होना चाहिए ना। जैसे मान लो 25 होगा तभी 50 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो यानी कि r प्लस थीटा सी अगर दोनों मैक्स होना, दोनों का सम a है बेटा, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों बेटा इक्वल हो गया है ना। तो अब ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो यहां से देखना जरा, ये म्यू क्या हो गया बेटा, ये जो म्यू का जो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग सारी बातें कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें म्यू को यहां मिनिमम लिख दो इनटू साइन थीटा सी इक्वल टू 1 था। अच्छा, यहां से एक चीज और कर सकते हो, देखो बेटा, जब r और थीटा सी इक्वल है तो r के लिए थीटा सी लिखो प्लस थीटा सी इक्वल टू a हो गया बेटा, 2 थीटा सी इक्वल टू a। अब थीटा सी क्या आ जाएगा बेटा, a/2। ठीक है, तो यहां पे बेटा आप इसको आप a/2 लिख सकते हो।
क्या हो जाएगा बेटा, म्यू मिनिमम इक्वल टू 1 अपॉन साइन a बाई 2, और साइन a बाई 2 को क्या कॉसेक a बाई 2 लिख सकते हो, यानी म्यू मिनिमम इक्वल टू क्या आ गया बेटा, क्या गया कॉसेक a बाई 2। समझ में आया बात? तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल फिर हम लोग प्रिज्म के ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बातें और करेंगे, ठीक है। तो आपको आज का जो भी हमने पढ़ाया बेटा, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और बिना देखे करना बेटा, ठीक है। एक बार देखो हमने क्या बताया, इसको नोट करिए एक चीज, है ना। उसके बाद आप इसको रफ पेज में प्रैक्टिस करिए, खुद से कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।